Good morning, dear students. My name is Shudhir Shukla. I used to teach subject electronics devices. Electronics, electronics devices. See, in our previous video lectures, we have discussed about the lattice, electrons in periodic lattice. As I have along with me, you all also there, we have covered the topic electrons in periodic lattice. So, I hope you come to know that what lattice basically means. Got it? See, थोड़ा सा जब उस दौरान जब मैं लैटिस का बात कर रहा था, जब हम डिस्कशन कर रहे थे, उस दौरान जो बात आई थी उसके साथ लैटिस के साथ एक क्रिस्टल आया था। तो समटाइम्स हमारे दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन आता है कि क्या लैटिस क्रिस्टल एक ही है या कुछ जो है उनके बीच में डिफरेंस होते हैं लैटिस क्रिस्टल के बीच। क्योंकि मैंने एग्जांपल जब लिया था, देखिए ये डाउट आपके दिमाग में आया होगा, नो डाउट। अब इसका जो है एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा सोचे होंगे, थोड़ा सा अगर आपने स्टडी किया होगा या ऑब्जर्वेशन किया होगा या इमेजिन किया होगा, जब घर वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा था तो उससे ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि क्या मतलब लैटिस का या क्या मतलब क्रिस्टल का। तो सी, जो लैटिस होता है वो लैटिस बेसिकली हम कहते हैं कि वो लैटिस क्रिस्टल का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल ढांचा होता है किसका, क्रिस्टल का। लेट सपोज ये मेरे पास डायमंड का क्रिस्टल है, प्रेशियस एलिमेंट लेते हैं, लेना ये इमेजिन करना है, हमें इमेजिन करना है तो क्यों ना हम जो इसको छोटी मोटी चीजें सस्ती ले, हम महंगी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो इससे भी महंगा है लेकिन ठीक है थोड़े अपने लेवल पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ले लेता हूँ, डायमंड का ये क्रिस्टल है। तो ये जो डायमंड का क्रिस्टल है तो इसका जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी क्या, लैटिस। तो लैटिस को हम क्या कहते हैं कि क्रिस्टल का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल ढांचा। जिस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स मैंने घर का एग्जाम्पल लिया था, तो जो घर का एग्जाम्पल मैंने लिया था तो उस घर में मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या है, यूनिट सेल, जो यहाँ टेक्निकल वे में कहते हैं वो यूनिट सेल, वहां पे क्या थी, ब्रिक्स थी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो जब हम घर बनाते हैं, जब हमारा फाइनली हमारा घर तैयार होता है उसके पहले हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एक नक्शा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का देखा होगा, बट जनरली जो है अगर उसको हम कलर वे में देखें तो डेट विल बी ब्लूप्रिंट से बनाई जाती है वो। तो उस घर का जो फाइनली हमारा एक क्रिस्टल है उसका जो ब्लूप्रिंट होता है वो हाइपोथेटिकल ढांचा होता है, वो लैटिस उसको हम कह सकते हैं। तो घर का जो लैटिस है, अगर घर क्रिस्टल है और उसका लैटिस हम देख रहे हैं तो वो आपका ब्लूप्रिंट होगा। उससे हम अनुमान लगाते हैं, जैसे हमारे पास नक्शा जो हम बनवाते हैं, ब्लूप्रिंट जो हमारे पास होता है, उससे हमें पता लग जाता है कि ड्राइंग रूम इधर होगा, स्टोर रूम इधर होगा, किचन इधर होगा, गैलरी इधर होगा, जो भी उसके पार्ट्स घर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो नक्शा ही हमारा जो ब्लूप्रिंट होता है उसी को देख के हमें आइडिया लग जाता है यार, उसी से हम स्टडी कर लेते हैं कि हमने इतनी इंच का दीवार इधर चलाना है, इतने इंच का दीवार इधर चलाना है। ये हम डायरेक्ट चलाते वक्त नहीं डिसाइड करते हैं कि बैठे रहते हैं और यहाँ ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो कहता है कि यहाँ 13 चलाओ, नहीं 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 उसको हटा के 9 करो, नहीं 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 उसको हटा के 4 करो, नहीं, ये पहले डिसीजन हो जाता है। जनरली जो चेंजेस होते हैं वो तो नो डाउट उस दौरान होते ही होते हैं, लेकिन वो चेंजेस को हम नक्शा के बाद हम चेंजेस नहीं करते। ठीक है, तो वो कहने का क्या मतलब था, जो एग्जांपल मैंने ये लेके आपको समझाया इसमें मैंने आपको बेसिक ये क्लियर करना चाहा कि जो हाइपोथेटिकल ढांचा घर का होता है वो ब्लूप्रिंट जो हम नाम देते हैं, इन द सेम वे जो क्रिस्टल की हम बात करते हैं उसका हाइपोथेटिकल ढांचा क्या हो जाता है, आपका लैटिस हो जाता है। और उस लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है दैट इज यूनिट सेल। तो जब हमने इसको पढ़ा तो उसके बाद फिर हमने इनकी कैटेगरी देखी, लैटिस के पार्ट्स यूज, और लैटिस का में हमने बेसिक कैटेगरी देखी दैट वाज यूनिट सेल। और यूनिट सेल मैंने बताया था कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, इन 3 डायमेंशन। उसके बाद फिर हमने कवर किया यूनिट सेल के जो है वो कैटेगरी जो दो थी, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। फिर हमने एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी इस टाइप के कैटेगरी सिंपल यूनिट सेल देखा। फिर हमने एक क्यूबिक का एग्जांपल लिया, उस क्यूबिक को जो यूनिट सेल का पार्ट था उसमें हम एटम्स की बात मैंने किया, कॉर्नर्स पे मैंने प्लेस किया एटम्स को। तो उससे हमें पता लगा कि हम एक अगर यूनिट सेल को लेते हैं तो कितना पार्ट हमारे साथ शेयर कर रहा है यूनिट सेल।
मतलब यूनिट सेल में वो इलेक्ट्रॉन्स कितना पार्ट शेयर कर रहा है या वो एटम्स कितना पार्ट शेयर कर रहा है। तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे थे, क्यों हम लैटिस से स्टार्ट किया, क्यों हम क्रिस्टल हमने देखा, फिर क्यों यूनिट सेल हमने देखा, फिर उसमें क्यों कॉर्नर्स की बात की, फिर क्यों एटम्स की बात की, क्योंकि हमारा टॉपिक वाज दैट। व्हाट वाज आवर टॉपिक? आवर टॉपिक वाज इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियोडिक लैटिस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अब पीरियोडिक लैटिस इस वजह से क्यों नहीं नॉन पीरियोडिक कहा गया, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हम सेमीकंडक्टर का जनरल एग्जांपल लेके हमने देखा था जिसमें 5 एंगस्ट्रॉम हमने लिया था। तो वहां पे वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, और क्रिस्टल्स में क्रिस्टलाइन इन नेचर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या बॉडी है या पार्टिकल है क्रिस्टलाइन है अगर वो, दैट मींस वहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है, रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीटेड है, नॉट एमार्फस। एमार्फस के लिए नहीं ले रहा है, इररेगुलर नहीं ले रहा है, इसी वजह से पीरियोडिक लैटिस की बात करते हैं। फिर हमने जब सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लिया तो डियर स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि इंटर स्पेसिंग जो होती है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, दैट वाज इन द रेंज 3 to 7 एंगस्ट्रॉम, इन व्हिच मिड वैल्यू हमने लिया था 5 एंगस्ट्रॉम, एंड व्हाइल टेकिंग दैट वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम वी हैव कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ दैट लैटिस और दैट यूनिट सेल। हमने उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट किया, एंड दैट वाज 125 into 10⁻⁻24 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी जो हमने लिखा था सेंटीमीटर क्यूब। तो उस दौरान हमें ये वॉल्यूम निकाला हमने, फिर हमने 2-4 एग्जांपल लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के, सिलिकॉन का लिया, जर्मेनियम का लिया, गैलियम का लिया, आर्सेनाइड का, जो भी एग्जांपल्स हमने लिए थे। उस दौरान हमने एटॉमिक नंबर लिखते हुए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, और उसमें फिर हमने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाना। क्यों जाना हमें, क्योंकि जो संख्याएं थी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, उसी को हम उस ऑर्डर से जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आया था उससे हम मल्टीप्लाई कर देते थे, और हमारे पास क्या निकल के आता था, इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियोडिक लैटिस। यस डियर स्टूडेंट्स, उससे हमें पता लग जाता था कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में अवेलेबल है, उस लैटिस के पर यूनिट वॉल्यूम में अवेलेबल। यस डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पिछले डिस्कशंस के पार्ट। तो आई होप जो मैंने बताया आपको और आपको वो चीजें समझ लग गई होंगी। एंड इफ स्टूडेंट्स यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट रिगार्डिंग माय वीडियोस व्हाट आई एम जस्ट preparing or doing or delivering my lectures, you can directly ask to me. Okay, आप चाहे मेल से कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जो भी जरिया है आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो, क्योंकि ये वीडियो होता है, ये वन वे कह सकते हैं, ये सिंपलेक्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें सिर्फ मैं ही आपको बता पा रहा हूँ और आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरा रास्ता है हमारे पास, वो मीडियम्स अवेलेबल है, उससे हम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए जो हम टॉपिक कवर करेंगे, व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक, दैट इज इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इट इज? टुडे I will cover effective mass of an electron। ये एक नया टॉपिक है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, हर 2 साल 3 साल पे सिलेबस में चेंजेस हो जाते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी चेंजेस करती है, और ये टॉपिक हो सकता है कि 2 या 3 बैच से पहले ये टॉपिक उन्होंने ना पढ़ा हो, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इनको रखा गया है। तो ये चेंजेस जो होते हैं दैट इज वेरी गुड फॉर अस। इससे क्या होता है कि आप कलेक्टिवली आपको नई नई चीजें पता लगती हैं। ठीक है, तो उस दौरान जब हमने ये लैटिस पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियोडिक लैटिस टॉपिक कवर किया, उसके बाद से जो हमें नया टॉपिक देखना है दैट इज इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात होती है इफेक्टिव मास, तो अब देखिए, अब मास, नो डाउट हमें अगर मास और वेट की बात करते हैं तो मास और वेट को लेके कभी हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मास ऐसी क्वांटिटी है जो कि कभी किसी कंडीशन में चेंज नहीं होती, बट इफ यू टेक वेट, तो वो एक ऐसी क्वांटिटी है दैट चेंजेस, दैट डिपेंड्स अपॉन द बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करती है। मास जो आपका यहाँ पे है अर्थ पे, दैट विल आल्सो बी सेम ऑन द मून और द मास, और जिस भी ग्रह पे आप जाओ वहां पे मास ऐसी क्वांटिटी होगी जो विल रिमेन ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम इन एनी कंडीशन। बट वेट की अगर हम बात करते हैं तो वेट डिफर कर सकता है। आपका यहाँ पे जितना वेट है उतना मून पे नहीं होगा, उतना मार्स पे, मंगल ग्रह पे नहीं होगा, या कोई और प्लेनेट हम ले लें। ठीक है, वो वेरी कर सकता है वेट। क्यों? क्योंकि वेट जो होता है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे।
तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस में नो डाउट हर एक ग्रह का, प्लेनेट का अपना अलग होता है, वो अलग वैल्यू होती है, उसकी वजह से चेंजेस किस में आते हैं, वेट में आते हैं, मास में चेंजेस नहीं आते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इफेक्टिव मास की, मतलब अगर मैं डायरेक्टली लिख देता मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, व्हाई आई हैव रिटन इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए हम अपने टॉपिक्स को जो भी कवर करूंगा मैं उसमें टर्म्स को मैं क्लियर करता चलूंगा। जैसे अभी पिछले लेक्चर्स मैंने कवर किया इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियोडिक लैटिस, तो उसमें मैंने लैटिस को पहले क्लियर किया। प्रीव्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो मैंने क्वांटम का मैकेनिक्स है उसको कवर किया। सिमिलरली हम यहाँ पे हर एक वर्ड्स को क्लियर करते चलेंगे। तो इफेक्टिव मास अगर मैंने लिखा है तो आपके दिमाग में जरूर ये आएगा कि इफेक्टिव मतलब कहीं कहीं कुछ नॉन इफेक्टिव टाइप का भी होगा, तो इफेक्टिव हमने, या आपसे बात कर रहे हो मास की, तो मास कह रहे हो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, तो क्या क्यों आप इफेक्टिव ले रहे हो। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आप ऊंचाई पे चढ़ते हो, पहाड़ों पे चढ़ते हो, तो जिस दौरान आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हॉरिजेंटल चले, तो हॉरिजेंटल चलने पे क्या है कि मान लीजिए आप हॉरिजेंटल चल रहे हैं। अब हॉरिजेंटल चलने पे आपको अपना मास में, आपके मास में कोई चेंजेस नहीं आपको महसूस होगा, मास कांस्टेंट रहता है नो डाउट, मैं आपको महसूस होने वाली बातों की बात कर रहा हूं। हॉरिजेंटली आप चले, आपको कोई मास में चेंजेस नहीं होगा। लेकिन वहीं आप पहाड़ों पे चलते हो, तो जिस दौरान आप ऊपर क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं ऊपर, उस दौरान जो मास आपको लगता है दैट सीम्स टू बी मच मच ग्रेटर, आपको ये बहुत ज्यादा लगता है मास आपको। और फिर जब आप पीक पे चढ़ने के बाद फिर वापस जब आप नीचे आते हो, जब आप नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ आते हो, तो आपको उस दौरान जो मास की वैल्यू रहती है मच मच स्मॉलर लगती है, बहुत कम लगती है। ये तो मतलब आप कहोगे कि सर मैं पहाड़ पे नहीं चढ़ा तो कैसे मैं महसूस करूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी जंप करते हो। अब ऐसा नहीं कि आप इसके एग्जांपल के लिए जो है वो छत पे चढ़ के जंप करने लगे, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मली जब हम खेलते वेलते थे तो बाउंड्री वॉल पर से जब कूदते थे, कभी भी कूदते, आप बेंच पर से कूदे, चौकी पर से कूदे, जहां मर्जी से आप कूदते हैं, एक लेवल पे, एक हाइट पे जहां से आपके बॉडी को नुकसान ना हो, आप कर सकते हैं ऐसा ट्राई। कि जब आप कूदते हैं उस दौरान आपको वेट लगता होगा आपका बहुत कम हो गया वेट, लेकिन जिस दौरान आप कभी चढ़ाई करते हो, चाहे वैष्णो माता का जो मंदिर है वहां पे जब पहाड़ों पे आप चढ़ाई कर रहे हो, तब आप उस दौरान फील करोगे कि आपका वेट जो है वो बहुत ज्यादा आपको लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया कि जो मास है वो मास आपको एक कंडीशन में ज्यादा लगता है, एक कंडीशन में मास वो कम लगता है। जब आप ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हो उस दौरान आपको मास ज्यादा लग रहा है, जिस दौरान आप उतर रहे हो उस दौरान मास आपको कम लग रहा है। लेकिन जब आप हॉरिजेंटल लीनियर मोशन कर रहे हो तो उस दौरान आपको मास में आपको कोई चेंजेस नहीं लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं मास डिफर कर रहा है, कोई एक मास है जो कि इफेक्टिव है, कोई एक मास है जो कि नॉन इफेक्टिव है। इसी से ये टॉपिक क्लियर होगा, ये एग्जांपल से। सी हम देखते हैं क्रिस्टल के रूप में, अब हम इसको क्रिस्टल के रूप में देखते हैं। एक क्रिस्टल मैं बनाऊंगा और फिर आप उसको देखिए। क्यूबिक मैंने लिया, सिमिलरली क्यूबिक टाइप का ही क्रिस्टल मैंने लिया, क्योंकि आपने एटम्स की प्लेसमेंट पढ़ रखी है तो नो डाउट आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग cubic lattice that will take a colorful chalk so that you may not be confused. दो ले लेते हैं हम, दो क्यूब ले लेते हैं। सी जो दोनों क्यूब लिया है उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। What is that difference? Soon we will come to know what basically that difference is. See here, ये कुछ मैंने एटम्स ले लिया, क्रिस्टल ले लिया, ये एक मैंने क्रिस्टल लिया है। अब इसको देख के आपको कंफ्यूज होना है कि सर आपने जो है वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं बनाया तो कैसे हम कहें इसको क्रिस्टल है सर। तो मैंने जनरली समझाने के लिए आपको बना दिया है। देखिए ये केस हम लेते हैं फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस का, और ये केस हम लेते हैं क्रिस्टल का। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखिए, मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक यहां पे प्लेस करता हूं, कहीं भी किसी पोजीशन पे, मैंने ये पोजीशन ले लिया, और एक मैं यहां पे प्लेस करता हूं इलेक्ट्रॉन्स को। ये आपका क्या है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन है। सेम आपका ये भी क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो दो केसेस मैंने ले लिए। अब इस केस को मैं बोलता हूं कि दिस फ्री स्पेस। एक जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में अवेलेबल है, और एक जब इन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स, इन पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो कि क्रिस्टल में है, तो दोनों के मास में, डियर स्टूडेंट्स, दोनों के मास में डिफरेंस होगा। जो मास ये है आपका, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव मास। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड इफेक्टिव मास, जिसको हम डिनोट करेंगे m स्टार से। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन वही है, बस मैंने दो कंडीशंस ले ली है। एक मैंने फ्री स्पेस का केस ले लिया, एक मैंने क्रिस्टल का लिया है। सिमिलरली जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, मास आपका सेम था, लेकिन एक पल के लिए आपको लग रहा था कि मास हमारा बहुत ज्यादा है, और एक पल के लिए लग रहा था हमारा मास बहुत कम है। सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो सेम ही इलेक्ट्रॉन का मास है इस वाले केस में, लेकिन यहाँ पे जो मास होता है उसको लिए हम टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं, जो m स्टार टर्मिनोलॉजी मैंने यूज किया है, वो बेसिकली यूज किया है जब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो किसमें, क्रिस्टल में। और जब हम फ्री स्पेस में देखेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे m से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं m मास लेके बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की, m से डिनोट करते हैं, दैट मींस हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं फ्री स्पेस में। लेकिन अगर मैं m स्टार लेता हूं, या आप कहीं किताबों में, बुक्स में, कहीं भी वीडियो लेक्चर्स में कहीं भी m स्टार देखते हो, m स्टार, दैट मींस हम किसकी बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, इफेक्टिव मास की बात करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा ये हमें मास सेम रहा, लेकिन उसके बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता लगा। जब हम ऊपर चढ़े तो उसके बिहेवियर में, मास में थोड़ा सा चेंजेस लगे, जब हम नीचे उतरे तब हमें मास के बिहेवियर में चेंजेस रहे। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा था उस दौरान हमें मास में कोई चेंजेस नहीं लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको m स्टार का मतलब समझ लगा होगा कि m स्टार मतलब क्या है। और टेक्निकली जो m स्टार की वैल्यू दी जाती है, m स्टार, वो m स्टार की वैल्यू होती है, m स्टार इज इक्वल्स टू h लाइन स्क्वायर अपॉन d टू e अपॉन d के स्क्वायर। ये होती है आपकी m स्टार का इक्वेशन या m स्टार की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, h लाइन स्क्वायर, दिस इज नॉट h, दिस इज h लाइन, और h लाइन इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई, आई नो यू ऑल नो। m स्टार इज इक्वल्स टू h लाइन स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन d के स्क्वायर। ये इफेक्टिव मास की करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन हमारे पास आती है। और इफेक्टिव मास हमें क्या है, इफेक्टिव मास हमें पता लग गया कि क्या है, एग्जांपल के तौर पे मैंने समझा दिया कि जब मास को हम कंसीडर करें इलेक्ट्रॉन के, जब वो अवेलेबल हो कहां, क्रिस्टल में, तो दैट विल बी कॉल्ड इफेक्टिव मास। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फ्री स्पेस वाला नॉन इफेक्टिव है, कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हम नॉन इफेक्टिव एज ए टॉपिक नहीं पढ़ते, हम इफेक्टिव एज ए टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि हम जनरली किसको लेके कंसीडर करते हैं, क्रिस्टल को लेके कंसीडर करते हैं, या स्टडी करते हैं, या ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम अब लिखते हैं एक स्टेटमेंट फॉर इफेक्टिव मास, कह सकते हैं हम इसको डेफिनेशन के तौर पे लिखेंगे। डेफिनेशन इफेक्टिव मास के लिए कि इफेक्टिव मास is that mass, effective mass is that mass which a particle पार्टिकल के तौर पे हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, मैंने ब्रैकेट में लिखा पार्टिकल के तौर पे इलेक्ट्रॉन को लेकर समझे हम, seems to have when it is present in a crystal of a periodic
periodic potential. Effective mass is that mass which a particle electron seems to have when it is present in a crystal of a periodic potential. और इसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम in a few minutes we will come to know that how these equations come. ये जो हमें वैल्यू मिली है, जो इक्वेशन आई है, जिसमें हम कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यूज रखेंगे और हमें कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी एम स्टार की, हम जान पाएंगे ये इक्वेशन बेसिकली कहाँ से आया. ये ना आपके सपने में आया जो आपने मुझे बताया मैंने लिख दिया, ना ये मेरे सपने में आया कि आते ही सपना और रात में सपना आया और मैं आज सुबह आके लिख दिया. इसका प्रूफ है स्टूडेंट्स. तो वही प्रूफ हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये आपका आया है. हाउ वी हैव दिस इक्वेशन एम स्टार इक्वल्स टू h line स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk स्क्वायर. सी स्टूडेंट्स, जनरली जो ये h स्टार है इसको कहीं कहीं हम h जो लाइन है, h लाइन को जनरली हम कहीं कहीं रेड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं या कहीं कहीं हम h लाइन बोलते हैं. ठीक है, तो रेड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट बोलिए या h लाइन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. डिपेंड्स ऑन यू एंड चॉइस इज योर्स. सी नाउ आई एम टेकिंग कि प्रूफ की तरफ हम देखते हैं. वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं पार्टिकल की, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं किस प्रकार से डिफाइन करूंगा. आई विल राइट इट एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. नो डाउट, किसी को कोई समस्या नहीं है. मास पता ही आपको, वेलोसिटी उस पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग आपको पता ही है. ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, वी बेसिकली मल्टीप्लाई विथ m in numerator as well as in denominator. हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम क्या करते हैं, मास से मल्टीप्लाई करते हैं. जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर, जो इक्वेशन लिखी हुई अभी हम नंबर नहीं लेंगे, आगे लेते हैं. हम क्या करते हैं, सिंपली इसी में एम वी स्क्वायर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं. while multiplying what we have students, we have 1 by 2m into m स्क्वायर v स्क्वायर. v स्क्वायर ऑलरेडी है, m इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ. और स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी को मैं यूज करता हूं टर्मिनोलॉजी E लेके चलते हैं. हम E जो हम यहां लेके चलते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी को लेके चलते हैं. दिस इज नॉट टोटल एनर्जी, हम काइनेटिक एनर्जी की बेसिकली बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हम कह रहे हैं उसको E की तरह मैं लिख रहा हूं, सिंबलाइज कर रहा हूं E से, कैपिटल E से. और मैं बता रहा हूं कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अब हमारे पास बना वो 1/2m m स्क्वायर v स्क्वायर. सी स्टूडेंट्स, m इंटू v जहां कहीं भी आपको दिखे, मास इंटू वेलोसिटी, व्हाट इट मींस, दैट इज नथिंग बट द मोमेंटम. मोमेंटम p जो हम डिनोट करते हैं, उस p का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी. तो अगर p के लिए मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो हियर m स्क्वायर v स्क्वायर इज रिटन, सो वी कैन डायरेक्टली राइट हियर एज ए p स्क्वायर. तो E को हम लिखेंगे 1/p स्क्वायर बाई 2m. कोई दिक्कत नहीं है, यहां मैं लिख देता हूं सिंस P इज इक्वल्स टू mv एंड P इज योर मोमेंटम. व्हाट P इज बेसिकली, P इज मोमेंटम. ठीक है स्टूडेंट्स, P स्क्वायर अपॉन 2m. And also we know that P, अगर मोमेंटम की मैं बात करता हूं तो P इज इक्वल्स टू H लाइन K. जे स्टूडेंट्स, मैंने जो स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो मैंने बताया था आपको कि K इज इक्वल्स टू जो होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा तो लग जगह पे फिर हम h अपॉन p जब हम पुट करते थे तो वहां पे रखने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का रिलेशनशिप आया था. आई नो यू नो, p इज इक्वल्स टू h लाइन k. ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर p की जगह हम h लाइन k की वैल्यू यहां पुट करें, स्टूडेंट्स हम इक्वेशन ले लेते हैं. वी टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2. अब while putting
इक्वेशन टू वैल्यू इन आवर वन। तो पुट करने के दौरान हमारे पास क्या आता है, लेट्स सी। P इज इक्वल टू एच लाइन के, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो while putting equation 2 in 1, what we have, students, we have E is equals to h line square k square by 2m. See, we have this new equation and we can write it as a equation number 3. अब देखिए, अब थोड़ा सा जो रनिंग कॉन्टिन्यूटी है उसको मैं ब्रेक करके थोड़ा सा आपको हट के समझाता हूं। इसके लिए मैं दूसरा चौक यूज कर लेता हूं, इससे आप समझ जाओगे कि थोड़ा सा ये हट के है। अगर यही इसी इक्वेशन को मैं कुछ इस प्रकार से लिखूं, एच स्क्वायर, एच लाइन स्क्वायर जो है आपका, एच लाइन स्क्वायर अपॉन 2m को एक साथ कर दूं और डॉट करूं या क्रॉस करूं के स्क्वायर को। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं जिससे ये हमारा जो इक्वेशन लिखा है ये कुछ इस प्रकार से लगे कि जहां पे E को अगर आप सिमिलर रखिए y के और h लाइन स्क्वायर अपॉन 2m को रखिए एक कांस्टेंट और k को ट्रीट कराइए आप x की तरह, तो इट विल बिकम y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। I am taking k as a x variable and E as a y variable. So while comparing these two equations, the new equation which is written as a y equals to ax square, it seems a equation for parabola. जो इक्वेशन पैराबोला का बनता है कुछ इस प्रकार से, जिसमें कि एक एक्सिस बताती है आपकी E और एक एक्सिस बताती है K। एक्स एक्सिस जो है वो बता रही है K वेव वेक्टर, और जो E है Y एक्सिस पे बता रहा है वो बता रही है एनर्जी। यह एनर्जी कौन सी एनर्जी लेके हम चल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं E और K, उनके बीच में अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, while comparing the graph which I have, it seems to be like a graph of parabola. पैराबोला की तरह दिख रहा है आपको। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे आने वाले टॉपिक्स जो होंगे उस दौरान मैं कवर करूंगा E के डायग्राम, सो देयर सेम E विल बी काइनेटिक एनर्जी एंड K विल बी वेव वेक्टर। तो यहाँ पे जो ग्राफ आपको मिल रहा है पैराबोला टाइप से मिल रहा है, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तब, ठीक है। ये थोड़ा सा इस क्वांटिटी के थोड़ा सा हट के था, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस ग्रीन chalk. See, now again what I am doing, I am differentiating this equation. While differentiating equation 3 with respect to K, K के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, I have, students, dE upon dk is equals to h line square upon 2m into 2k, because k is a variable and while differentiating this k with respect to k, I have 2k, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया and what we have, students, h line square upon m into k. Is there any doubt? No. See, I am just rubbing this free space and crystal. ये हमारे साथ रहेंगे हमारे दिमाग में, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं, मिटाते हैं, क्योंकि वी आर इन नीड ऑफ मोर स्पेस, नॉट फ्री स्पेस। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो dE अपॉन dk इक्वल्स टू h लाइन स्क्वायर अपॉन m इंटू k है। मतलब व्हाट वी हैव इक्वेशन dE अपॉन dk is equals to h line square by m into k. And dear students, again I am going to differentiating, मैं इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 4. I am considering this to be equation number 4. Again differentiating
इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू k, अगेन k के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता हूं, एंड व्हाट आई हैव d2e अपॉन dk स्क्वायर इज इक्वल्स टू h लाइन स्क्वायर अपॉन m इंटू 1. ओके, सो I am taking this to be equation number 5. Got it, students? And finally, what we have in equation 5, d2e upon dk square is equals to h line square upon m. And dear students, जिस पार्टिकल के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी अज्यूम किया, जिस पार्टिकल के मैंने मास लिया है, जिस वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, जिस पार्टिकल के लिए, और वो कौन सा पार्टिकल है? क्वांटम पार्टिकल है. क्वांटम मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं, क्वांटम पार्टिकल को लेके हम बात कर रहे हैं. मोमेंटम है, वैसे भी आपको क्लियर होगा, मोमेंटम टर्म्स में यूज कर रहा हूं, तो एनर्जी टर्म्स यूज कर रहा हूं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी बात करते होगी, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई आई एम टेकिंग, व्हाई आई हैव रिप्लेस्ड वेव वेक्टर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद एनर्जी एंड मोमेंटम, क्योंकि दीज एनर्जी एंड मोमेंटम क्वांटिटीज आर मेजरेबल. ठीक है, तो यहां पे हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्रिस्टल के लिए. हम बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकल इन अ क्रिस्टल. आई एम नॉट टॉकिंग द पार्टिकल फॉर अ फ्री स्पेस, मैं क्रिस्टल में लेके चल रहा हूं. तो यहां पे लिखेंगे फॉर ए क्रिस्टल m is replaced with m star. रीजन मैंने बता रखा था आपको. So while putting this changes in equation number 5, we have d2e upon dk square is equals to h line square upon m star. And this, dear students, I am moving the parameters here and there, and while making these arrangements, we have a equation like this. हमारे पास जो इक्वेशन आई वो कुछ इस प्रकार से आई, m star is equals to h line square upon d2e upon dk square. एंड डियर स्टूडेंट्स, आपने कुछ नहीं करना है, बस यहां से मैच करना है इसको यहां से, एंड यू फाइंड अ सिमिलरिटी कि m स्टार, जिसको हम बताते हैं मास ऑफ पार्टिकल इन ए क्रिस्टल, और जिसको हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में कि दिस m स्टार इज नथिंग बट द इफेक्टिव मास, और वो इफेक्टिव मास यहां पे ड्राइव होता है कुछ इस प्रकार से, जिसको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं h लाइन स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk स्क्वायर. तो यहां पे इफेक्टिव मास हम जान सके कि क्या है इफेक्टिव मास किसी पार्टिकल के रिलेटेड. वो इफेक्टिव टर्म क्यों आया, क्यों नॉर्मली हम सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेके नहीं काम चला पाए, या हमारी ऑब्जर्वेशन या जो भी स्टडी कर रहे थे, रिसर्चेस कर रहे थे, वो क्यों नहीं बन पाया, क्यों हमें जरूरत पड़ी इफेक्टिव मास की, ये सारा हमने डिस्कस किया. और अब हमें ये याद नहीं रहेगा कि क्या फॉर्मूला होता है m स्टार का, जो कि क्या होता है आपका इफेक्टिव मास. तो डियर स्टूडेंट्स, कहीं भी आप m स्टार देखोगे तो आपको तुरंत ये क्लियर हो जाना चाहिए, माइंड सेटअप हो जाना चाहिए कि m स्टार क्या है, इफेक्टिव मास है. और ये मास है, अगर आप कहीं देखें तो आप समझ जाइए कि उस टॉपिक के या उस रिसर्च में या उस स्टडी में या उन ऑब्जर्वेशंस में जो पार्टिकल को लिया गया है वो लिया गया है क्रिस्टल में. कहीं क्रिस्टल में उस पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल में ले रहा हूं इलेक्ट्रॉन, उनका बिहेवियर की स्टडी की जा रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड्स what the effective mass is of an electron. I hope you all come to know. If you have any doubt, you can directly ask to me. I also hope you that you are all well. Just take care of yourself. Thank you so much, dear students. Thank you so much.